हेलो 10th क्लास के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका। आप करते हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ क्लासेस बाय अमित पाल सर। और यहां पर हम लोग जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें बेटा हमने सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में बातचीत आपसे कर ली है। पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको प्रॉपर वे में देख लीजिएगा, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी कि सिमिलैरिटी के लिए हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में मैंने बात कर ली है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में अगर आप लोग जानें तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो। अगर दो साइड्स के रेशियोज हम देख रहे हैं, पहले और दूसरी साइड हमने ए बी और दूसरे ट्रायंगल की डी ई ली हुई है, ए बी सी और डी ई एफ। कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी प्रोपोर्शनल टू डी ई एंड बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ई एफ। तो ऐसी शर्त जो होती है, ये दो शर्तें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए? फॉर सिमिलैरिटी। किस फिगर की सिमिलैरिटी? ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए जो दो नेसेसिटीज़ हैं वो बेटा हमने आपके सामने लिखी हैं। आइए जरा कुछ बातों से इन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर जो सिमिलैरिटी के बारे में बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले हैं, वो मैथमेटिशियन थेल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन सारी थ्योरम्स को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी इनका नाम है। हम थ्योरम पे आए उससे पहले कुछ डिस्कशन ले लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए ये हमने कोई लाइन सेगमेंट लिया और उस पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस एंगल में ये वाली लाइन जो है ये है आपका ए बी सी, ठीक है। यहाँ से सपोज कीजिए ये जो कुछ और ले लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकते हैं इसको आप, यहाँ पे सी ले लीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से आपने सी लिया। अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स काट दिए हैं। ये है ए C1 C2 C3 और इटसेल्फ C। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, मैंने जो कोशिश की है वो कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि आपको दिखाई दे AC1 इज इक्वल्स टू CC2 इज इक्वल्स टू C2C3 इज इक्वल्स टू C3C। तो ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, ऐसा हमने बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। अब सपोज कीजिए अगर ये देखा जाए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ऐसा अगर मान लें आप, और यहाँ से कोई भी लाइन सेगमेंट C से B को ज्वाइन करने के लिए आप ड्रॉ कर देते हो कुछ इस तरह से। आपने B को ज्वाइन कर दिया C से। अब अगर सपोज कीजिए यहीं पर हमने एक पैरेलल लाइन जो कि BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल एक लाइन खींची। ध्यान रखिएगा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इसको नाम मैं दे देता हूँ B3। और किस बात पे ध्यान देना है आप लोगों को? आपको ध्यान ये देना है कि CC3 इज पैरेलल टू BB3। इस बात को ध्यान देते हुए अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इसका रेशियो कितना, अगर ये x ले ले, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। चलिए ले ही लेते हैं, इस चीज़ को शो कर देते हैं आपको कि क्या प्रूव करने की कोशिश हम कर रहे हैं। उसके बाद में थ्योरम पे आ जाऊँगा। ये x, ये x, ये x और ये x। तो अगर हम CC3 के बारे में बात करें तो CC3 का AC से या AC3 से क्या रिलेशन होगा, इसको समझो। अगर हम कहें AC3, AC ले लेते हैं, पूरी AC ले रहे हैं और CC3, तो आप कह सकते हो ना कि AC अगर पूरा देखा जाए तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4x है, जिसमें से CC3 कितना है, x है। यानी इनका रिलेशन क्या होगा, ये 4/1। यानी इनका रेशियो के बारे में अगर हम बात करें AC और CC3 में, AC और CC3 में रेशियो आ गया 4:1 का। अब सपोज कीजिए हम बात कर लें AC3 की, तो देखिए जरा AC3 अगर लेते हैं तो AC3 कितना होता है, x x x।
यानी कि 3x और CC3 तो x है ही, यानी ये रेशियो कितना हो जाता है, ये हो जाता 3/1। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इस रिलेशन से आप AB3 और BB3 को नापोगे तो वो 3:1 होगा कि नहीं होगा। ये एक्टिविटी है, इसको चेक कर लो। बिल्कुल होगा, ये मैं कह रहा हूँ। इस लाइन की आप कोई भी लेंथ ले लेना, उस लेंथ को आप लेने के बाद में रैंडम किसी भी लेंथ की एक साइड खींचना, उसको इक्वल आर्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में। ये काम आप कैंपस के थ्रू कर सकते हो। आर्क लगा के आप आगे बढ़ सकते हो, इक्वल आर्क्स लगाइएगा और पैरेलल लाइंस जैसे ही ड्रॉ करोगे ये लाइन उसी रेशियो में डिवाइड होकर आपको दिखाई दे जाएगी। अब आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई साइड खींची जाए जो कि अदर टू साइड्स को किन्हीं दो पॉइंट्स पे टच करती हो, तो ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं इनके थ्रू यहाँ से जो प्रोपोर्शंस बनते हैं वो प्रोपोर्शन, वो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं। इसी थ्योरम को अब हम लोग थोड़ा सा प्रूवन फॉर्म में देख लें और समझ लें। तो ये है आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट। एक बार इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इफ़ अ लाइन सेगमेंट, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हो, पूरी तरह से देखिए और समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect other two sides in distinct point. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो ये बात प्रूव करने के लिए देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने पहले तो हमारे कहे के हिसाब से, जैसा इस क्वेश्चन में हमसे, जैसा इस थ्योरम में हमसे कहा जा रहा है उसके हिसाब से हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल का बेटा नाम दे लेते हैं ABC और मान लेते हैं एक लाइन जो है वो BC के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, विच इज़ योर DE इज़ पैरेलल टू BC एज यू कैन सी। तो यहाँ पर इस वाले कंस्ट्रक्शन के अलावा भी कुछ कंस्ट्रक्शन लेने, ये तो हमारा जैसा दिया हुआ है ऐसा ही है। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, माने AD/DB जितना होगा AE/EC भी उतना ही होगा। हमें यहाँ प्रूफ ये करना है, if BC is parallel to DE, then AD/DB is equals to AE/EC। ये प्रूव करना है। इस बात को सब लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो अदर कंस्ट्रक्शंस लेने हैं वो कंस्ट्रक्शन कौन कौन से हो सकते हैं देखना, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर अदर कंस्ट्रक्शंस में हम लोग कर सकते हैं, एक तो हमने BE को ज्वाइन कर दिया और DC को ज्वाइन कर दिया। इन सब के अलावा AE को बेस लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और AD को बेस मानते हुए एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर्स हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसको बेस लेते हो तो ये हाइट है और अगर इसको बेस लेते हो तो ये हाइट है। जहाँ जहाँ पे इन्होंने काटा है इसको हमने M मान लिया और इसको हमने N मान लिया। ठीक, अब जरा पहली बात देखिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी ट्राइंगल की बात करते हैं तो इन ट्राइंगल ADE अगर मैं आपसे बोलूं तो एरिया ट्राइंगल ADE क्या लिखोगे भाई? आप इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस मतलब AD इंटू हाइट यानी EM। बेस हुआ AD, हाइट हो गई EM। एक्सक्यूज मी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से अगर हम आपसे दूसरी बात कर लें और वो बात कर लें इस वाले ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की, तो DBC अगर ट्राइंगल ले लिया जाए तो बेस तो इसका DB होगा। इन ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC नहीं, DBE, अभी DBC भी लेंगे थोड़ी देर में। DBE, अगर DBE की बात करें तो ट्राइंगल DBE के हिसाब से आप लोग देखो कि DBE के हिसाब से बेस कितना हो गया, एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू 1/2, बेस तो हो गया DB
और हाइट देखो जरा क्या है, इस वाले ट्राइंगल की हाइट अगर देखी जाए, जो ट्राइंगल हम डी बी ई ले रहे हैं, इस अगर डी बी को आगे प्रोड्यूस किया जाए तो इसकी हाइट भी यही होगी ना। मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ कि अगर एक ट्राइंगल हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है तो इसको आगे प्रोड्यूस करने पर ये वाली, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये वाली इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बेस ये है, हाइट ये है, तो बेस तो हो गया डी बी, हाइट हो गई ई एम। ठीक है, अब फिर जरा दूसरा पार्ट देखिए इसका क्या है, इसका दूसरा हिस्सा क्या है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। दूसरा हिस्सा बेटा फिर यहीं से लेंगे, ट्राइंगल ए डी ई से ही, लेकिन बेस इस बार चेंज कर देंगे। इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल ए डी ई में इस बार देखिएगा कि अगर हम बेस ए ई लेकर चलते हैं तो हम कहेंगे एरिया ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस ले लीजिए ए ई और हाइट हो गई डी एन। और इसी तरह से इस वाले दूसरे वाले ट्राइंगल डी ई सी का, ट्राइंगल डी ई सी की बात कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू, डी ई सी का अगर बेस देखा जाए तो बेस कितना है, 1/2 इंटू बेस हो गया ई सी, और आगे बढ़ाने पर हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई डी एन। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के कॉन्सेप्ट से हमने इतनी चीज़ें ली है। अब अगर हम इस ट्राइंगल ए डी ई और इस ट्राइंगल ए डी ई का कंपैरिजन कर लें, ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल डी ई सी का कंपैरिजन कर लें, तो यहाँ पर हमें जो बात बहुत ही प्यार से समझ में आती है वो क्या है, गौर से देखिए इस चीज़ को जरा, क्या समझ में आ रहा है आपको। समझ में आने वाली बात बेटा ये है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं ना, इस तरह से ये वाला और ये वाला, इन दोनों के रेशियोज देखिए जरा किस तरह से। अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में, क्योंकि ए एम कॉमन है, बस इतनी सी बात है, इन दोनों को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर लेते हैं ताकि जगह हमारे पास बच जाए। इन दोनों को देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई, अब समझ जाना हम एरिया की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एम। तो जो परपेंडिकुलर था हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और जो परपेंडिकुलर हमने अपनी ओर से कंस्ट्रक्ट किया था वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में जो रिज़ल्ट बचा वो रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट है ए डी अपॉन डी बी के रूप में। अब इन दोनों का रेशियो देखिए क्या होगा, इन दोनों को ऐसे ही देखिए कि ट्राइंगल ए डी ई अंडरस्टूड है यार, एरिया लिख लेना इसके आगे, ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। तो यहाँ पर भी जो हमने परपेंडिकुलर अपनी ओर से खींचा था डी एन वो कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, रिजल्ट मिल गया हमको ए ई अपॉन ई सी। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करो, ए डी ई तो यहाँ देख ही रहे हो ना, ये जो ए डी ई है ये भी ए डी ई है, इसके अलावा ये जो डी ई सी है और यहाँ पर डी बी ई है, इन दोनों पे गौर करो, डी ई सी और डी बी ई दोनों के बेस सेम हैं, दोनों का बेस डी ई है और दोनों ही सेम पैरेलल के बीच में है। इसलिए हम कह सकते हैं, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अगर ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है तो इनका क्षेत्रफल, इनका एरिया आपस में बराबर होगा। देख सकते हो ना, डी ई बेस ले लो ये आ गया बी तक, डी ई बेस ले लो ये आ गया सी तक। इसका मतलब आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to, since area of triangle DEC is equal to area of triangle DEB, क्योंकि ऐसा है, area of triangle DEC is equal to area of triangle DEB, DEC DEB या DBE जो भी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए आपको मालूम है DEC और DEB आपस में बराबर हैं, तो ये पोर्शन इधर का बराबर हो गया, तो इधर वाला पोर्शन इन दोनों का बराबर हो जाएगा। देयरफॉर आप कहोगे
ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। देखो जरा कौन कौन से पोर्शन मिले। ये हमको मिल गया है ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। यही बात आपको प्रूफ करनी थी और इसके नीचे लिख दीजिए कि ये थ्योरम हो गई क्या, प्रूफ। इसी थ्योरम के बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसका कन्वर्स क्या है वो तो वैसे भी समझ में आ रहा होगा, इसको कन्वर्सली भी हम प्रूव कर सकते हैं। कन्वर्स में क्या कहा जाएगा कि अगर आप ये देखिएगा, ये समझ जाएगा कि एक ऐसी लाइन है जो एक साइड को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, यानी कि यहाँ पर डी और ई जो पॉइंट्स हैं वो अगर इसको बराबर रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी, यही इस थ्योरम का कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और बातें। ये आ गया बेटा आपके सामने कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। इससे पहले जो हम थ्योरम पढ़ी उसका कन्वर्स क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, in the equal ratio, then this line is parallel to the third side। और इस बात को प्रूव करने के लिए हम पहले तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम दे लेते हैं। इसमें कोई एक लाइन सेगमेंट आप ले लो, सपोज करो ये डी और ई है, ज़्यादातर डी और ई ही लिया जाता है। अब आपको जो बोला गया है वो ये है कि द लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ये जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो रहा है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल्स है ए ई अपॉन ई सी के, बट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ये हम मान लेते हैं कि चलो भाई डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, बल्कि ये कोई और लाइन है। मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ आपको, ये कोई और लाइन है डी ई डैश विच इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे किस तरह से। यहाँ पर देखो ए डी अपॉन डी बी, जैसे आप देख पा रहे हो ना, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये तो स्टेटमेंट ही प्रूव कर रहा है। उसके अलावा अगर हमने कहा कि हमारे कंस्ट्रक्शन से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है बेटा तो आप लोग को मालूम है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई डैश डिवाइडेड बाई सी ई डैश या ई डैश सी, पैरेलल होगा। अब इन दोनों कंडीशंस के थ्रू आप जो बात जानते हो क्या कह सकते हो, इन दोनों कंडीशंस के थ्रू, क्योंकि ये दोनों वही रिजल्ट दे रहे हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस वाले इक्वेशंस में हम ये कह सकते हैं कि ए ई, देयरफॉर ए ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी। और आप देख सकते हो अगर ए ई अपॉन ई सी बराबर है ए ई डैश इज ई डैश सी के, तो आप कह सकते हो कि ये जो ई है वो ई डैश पे कंसाइड कर रहा है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो दोनों तरफ वन जोड़ के देखिए जरा, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन। प्लस वन करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, प्लस वन करने के बाद में आपको पता चल रहा है ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। मिल गया। और ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी का मतलब क्या हुआ बताओ, ए ई प्लस ई सी का मतलब हुआ ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश और ई डैश सी का मतलब क्या हुआ, ये भी हो गया ए सी अपॉन ई डैश सी। तो आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी, मीन्स ई एंड ई डैश कॉन्साइड्स, और अगर ये कॉन्साइड करेंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। क्लियर। इस तरह से आपने थ्योरम का कन्वर्स भी प्रूव कर लिया। अब बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2, और इस एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। पहले इसको साफ कर लें फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर्स 1 and 2, ये फिगर 1 है, फिगर 2 है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ऐसा आपको दिया हुआ है। और इस तरह से आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है फाइंड ई सी इन फिगर 1, इस फिगर 1 में हमको ई सी फाइंड आउट करना है और ए डी
फिगर 2 में ये ए डी फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने बेटा थ्योरम पढ़ी है कि अगर ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है तो हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, क्या, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है ना। तो ए डी आपको दिया 1.5, डी बी दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू ए ई दिया हुआ है 1 और पूछ लिया है ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई सी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3, मतलब ई सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, डेसिमल रिमूव करके 0 और 15 दूनी 30, यानी ई सी की वैल्यू हो गई 2। रेशियो अगर सेम होगा बेटा, 1.5 का दुगना 3 है तो 1 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 1 का ट्वाइस 2 हो जाएगा। आंसर डायरेक्टली 2, आप देख के भी लगा सकते हो, लेकिन देख के तो कोई मानेगा ही नहीं। कंपटीटर्स जो देख रहे हैं वो तो देख के लगा देंगे, लेकिन जो बच्चे एकेडमिक्स में उनको तो लिख के देना पड़ेगा। यहाँ पर भी उसी रिलेशन से हम कह सकते हैं ए डी अपॉन डी बी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हम लोगों ने प्रूव की है इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी की वैल्यू पता नहीं है, डी बी की वैल्यू 7.2 और ए ई की वैल्यू 1.8, ई सी की वैल्यू 5.4, ठीक है। मतलब क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने उधर भेज दिया। तो देखो एक डेसिमल से तो डेसिमल रिमूव कर लेना, दूसरा डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 ले लेना, ठीक है। 18 3 54 होता है और 3 2 6 3 4 24 अपॉन 10 का मतलब हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अगर ये सारे सेंटीमीटर में दिए हो तो, अदरवाइज अगर यूनिट्स में दिए हुए हो तो हम इसको यूनिट में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 2.4, आंसर इज 2.4। ये है आपका बेटा पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, ई और एफ क्या है, पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ बेटा पैरेलल होगा क्यू आर के या नहीं, ये हमें इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रूव करना है। और इसमें हमको बताया जा रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसकी साइड्स पी क्यू और पी आर हैं, जिन पर कोई दो पॉइंट्स ई और एफ हैं। अगर हम कहते हैं कि ये पॉइंट हमारा ई है और ये कोई पॉइंट है एफ, तो इसके पैरेलल होने के लिए मेन शर्त क्या होगी, सभी लोग जानते हो। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तभी पैरेलल हो सकती है जब ये प्रोपोर्शनल, अगर ये प्रोपोर्शनल हुए तो यस, नहीं हुए तो नो, सिंपल सा टास्क है बस, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो जरा क्या कह रहा है। पी ई इज इक्वल टू 3.9, ये पी ई आपको 3.9 दिया, एक ही फिगर रखते हैं, है ना, इसमें बार बार डिजिट्स के हिसाब से लोग चेंज करेंगे, फिगर यही है। तो पी ई हो गया 3.9, ई क्यू 3 हो गया, पी एफ 3.6 हो गया और एफ आर 2.4 हो गया। एंड वी हैव टू चेक वेदर पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। अगर ऐसा है तो येस इट इज़ पैरेलल, नहीं है तो नो इट इज़ नॉट। यहाँ पर हम कहें पी ई 3.9, ई क्यू यानी 3 इज इक्वल्स टू 3.6, पी एफ दिया हुआ है और एफ आर आपको दिया हुआ है 2.4। चलिए भाई इसमें डेसिमल हटाइए, 0 हो गया, 3 से ये 13 टाइम्स होगा और ये 10 टाइम्स। और यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल बैलेंस हो गया और 12 का पहाड़ा पढ़ लें तो 13 अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। आप कहेंगे सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो पी ई एफ इज नॉट पैरेलल टू आर क्यू। फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, पी ई 4, ये वाला इस बार 4 दिया हुआ है, क्यू ई, अच्छा ई क्यू ई एक ही है, ये तो सभी लोग जानते ही हो ना, 4.5, पी एफ ये वाला 8 है और आर एफ ये वाला 9 है। चलिए भाई अब सेकंड वाले पार्ट में चेक कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर आप डाल के जब चेक करेंगे तो सेकंड नंबर डालिए और चेक कीजिए कि पी ई
4/4.5 इक्वल्स टू 8/9 है कि नहीं है, चेक कर लो। यहाँ पर जैसे आपने डेसिमल रिमूव किया ऊपर 0 बढ़ गया, और जब 5 से रिमूव करोगे, 5 से रिड्यूस करोगे तो 5 8 40, 5 9 45, 8/9 इज इक्वल्स टू 8/9, यस इट इज। तो आप कहोगे सिंस PE अपॉन QE is equals to PF upon RF, therefore EF is parallel to QR। तो यस ये पैरेलल होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट बेटा यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड आपने देख लिया, थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है PQ इज इक्वल्स टू 1.8, PQ इज इक्वल्स टू, इस बार पूरा दे दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा PQ आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 1.28, PR ये पूरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये PR 2.56, PE यानी इतना ये वाला ये दिया हुआ है 0.18, और PF इज इक्वल्स टू ये वाला जो दिया हुआ है ये 0.36 दिया हुआ है, ठीक। अगर हमको PE अपॉन EQ करना है तो हम क्या करेंगे, देखो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, हमें चेक करना है क्या कि PF अपॉन FR के बराबर है या नहीं। अब यहाँ पे पूरा PQ दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR जो आपको दिया हुआ है, इसमें देखो वैल्यू हमें दी कौन सी है, तो हमें PQ पता है और PE पता है, EQ नहीं पता। EQ को हटाओ तो PE तो पता है ना, PE पता है, अपॉन EQ को हटाना नहीं है, मतलब कहने का है EQ को आप बताना मेरे साथ में, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर हम EQ की जगह पर हम लिख रहे हैं PQ माइनस PE, कोई गलत बात तो नहीं लिख दी। देखो ये पूरा PQ है, इसमें से अगर हम PE माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, EQ बचेगा, ये लिख दिया। इसी तरह से दूसरे वाले को भी कर दो, PF हमको पता है, PF लिखा रहने दो, FR नहीं पता, FR की जगह पर इसी तरह से चेंज करो, क्या लिख सकते हो PR माइनस PF, हो गया। अब वैल्यू डाल दो, PE की वैल्यू पता है कितनी 0.18 अपॉन PQ की वैल्यू 1.28 माइनस 0.18 इक्वल्स टू PF की वैल्यू आपको पता है 0.36 डिवाइडेड बाई PR यानी 2.56 माइनस 0.36। अब इसके बाद इसी के आगे लिख रहा हूँ मैं, एम्प्लाई करो इसको, क्या हो गया ये 0.18 डिवाइडेड बाई 1.28 माइनस 1.18 का मतलब वो 1.10। सही से प्रैक्ट किया भाई, देख लेना। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 0.36 डिवाइडेड बाई 2.56 माइनस 2.20, ठीक है। अब जब हम इसको रिड्यूस करते देखिए, डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, इधर भी डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। इधर हम 2 से अगर काट दें तो हम कहेंगे 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और इधर 4 से काट दें तो 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, मतलब 9/55 और 9/55 हमको मिल गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो हमको क्या मिल गया 9/55 इक्वल्स टू 9/55। तो अब आप कहोगे यस, सिंस ये रेशियो आप देख पा रहे हो इक्वल है, ये यस की स्पेलिंग यस, आप लिखो EF इज पैरेलल टू QR, यस EF इज पैरेलल टू QR। ये बेटा हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका इन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है। इस फिगर में आपसे बोला जा रहा है इफ़ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। कंडीशन ये दी हुई है आपको, LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB और LN इज पैरेलल टू CD। कौन किसके पैरेलल है दिख रहा होगा आप लोगों को। इस सारे पैरेलल हिसाब किताब में अगर हम लोग इसको प्रूव करना चाहें, प्रूव जो करना है उसमें सबसे पहले भैया हमने लिया इन ट्राइंगल
ए सी बी, इस ट्राइंगल ए सी बी को देखिएगा ज़रा। इस ट्राइंगल ए सी बी में आप कहोगे एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी, देयरफॉर क्योंकि एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, और अगर एल एम सी बी के पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको प्रोपोर्शनली लिख सकते हो कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। क्लियर? इसको 1 ले लीजिए। फिर एंड इन ट्राइंगल ए डी सी लीजिए इस बार, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी आप लिखोगे सिंस एल एन इज पैरेलल टू, जो दिया हुआ है आपको, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल है सी डी के, इसलिए आप लिख सकते हो ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, ये आपने सारा हिस्सा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से देख लिया। तो इन दोनों बात से, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप देखो, दोनों ही ए एल अपॉन एल सी के इक्वल हैं, तो आप कह सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से आप कह सकते हो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको ये मिल गया। इसको पलट के लिखिए, क्या लिख सकते हैं आप, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना हम लिख सकते हैं देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल बराबर होगा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। ये करने के बाद में क्या करोगे आप करोगे ऐड 1, वैसे जैसे कन्वर्स में किया था थ्योरम के, ऐड 1 बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों में आप 1 जोड़ देना। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जब आप 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, ऐड 1 बोथ द साइड्स। देखिएगा जरा, आप लिखोगे एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 कर लो तो ये हो गया एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब एम बी प्लस ए एम कितना हुआ, एम बी प्लस ए एम यानी ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन यानी पूरा ए डी हो गया, ए डी अपॉन ए एन। ठीक है भाई, इस हिसाब से अगर हम इसका रेसिप्रोकल फिर से कर दें तो फिर से रेसिप्रोकल करने पे हमको वही चीज़ मिल जाएगी जो हमें प्रूव करना है, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। यही प्रूव करना था, ऊपर देख लीजिए आप, जो आपको प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया। अच्छा चलो यार, अभी एक काम करते हैं। यहाँ पे टोटल आपने देखा है कि इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, है ना, जिसमें से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। अभी क्या है कि 7 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसमें हम अपलोड कर देंगे। तब तक आप इतनी चीज़ें देखिए, और इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है उस इंट्रोडक्शन को विशेष रूप से ध्यान दे के देखिएगा भाई। इंट्रोडक्शन अगर आपने सही से देखा है तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे इसके पॉस्टुलेट्स भी है ना, उन पॉस्टुलेट्स पे भी हम लोगों को आना है, तो पहले यहाँ पर सिमिलैरिटी को ध्यान से देख लो, समझ लो। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका रिमेनिंग पार्ट लेकर मिलते हैं आपसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।